डेप्रिसिएशन है क्या? सर डेप्रिसिएशन वर्ड तो हमने इससे भी पहले भी पढ़ा था। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बच्चे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। किसी भी एसेट्स की वैल्यू में जो वैल्यू डिक्रीज होती है कोई भी एसेट्स की, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्लियर है? तो किसी भी वैल्यू में जब डिक्रीज होना उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन कहते हैं। और किसी भी एसेट्स की वैल्यू सर डिक्रीज होती क्यों है सर? क्या वजह होती है? तो पहली वजह होती है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू efflux of time, due to accident और obsolescence। ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये 4 रीज़न है आपके सामने। जैसे सर आपने कोई एसेट्स खरीद के लाए, हम यहाँ पे एसेट्स की जो बात कर रहे हैं वो आप ध्यान रखेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं नॉन करंट एसेट्स में। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? नॉन करंट एसेट्स। और ये नॉन करंट एसेट्स की अगर बात कर रहे हैं तो अगर हमने जैसे मशीन कोई खरीदी या एसी खरीदी है, हमने एसी को परचेज कर लिया, तो बेटा एसी अगर मैंने मान लीजिए 30,000 का कोई एसी खरीदा, तो आप मुझे आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए, अकाउंटिंग को छोड़ते हैं यहाँ पे, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए कि 5 महीने के बाद क्या वो एसी सेम वैल्यू की मैं मान के चलूँ क्या अभी भी? और ज़्यादा मान लूँ? फिर कम मान रहे, जबकि कंडीशन वैसी ही है। मैंने आप ऐसा कह देता हूँ कि मैं वो एसी को लेके आता हूँ, अभी पैकिंग भी नहीं खोली लेकिन 5 महीने गुजर गए, क्या अभी वैल्यू सेम है क्या? अच्छा मान लीजिए मैं पहले दिन ही लेकर आया हूँ और एसी किसी वजह से मेरे से डैमेज हो गया, अब बताओ क्या अभी भी वैल्यू सेम है क्या? नहीं है ना। अच्छा मान लीजिए कोई एसी खरीद के लाया, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ना टूटा फूटा है ना कुछ हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन 30,000 में अगर 3 स्टार एसी मैंने ख़रीदा था, तो आज की डेट में 4 से 5 महीने के बाद आज की डेट में सेम कंपनी 4 स्टार 25,000 में दे रही है। बताओ मेरे वाले एसी का वैल्यू क्या हो गया? और बढ़ जाएगा सर। मैंने जो ख़रीदा था 30,000 का 3 स्टार, अभी सेम कंपनी ना 25,000 रुपये में 4 स्टार दे रही है। अब बताओ, तो मेरे वाले जो मेरे पास चीज़ है अब उसकी वैल्यू तो और कम हो गई, एक तरीके से किसी काम की नहीं है। भाई आप मोबाइल खरीद रहे हैं 8,000 में, जितना आपको जितना जीबी मिल रहा था, अब उस हिसाब से वो वही कंपनी सेम कंपनी 7,000 में उससे ज़्यादा दे रहा है स्पेस या रैम, तो अब आपके हिसाब से क्या हो गया? जो आपने ख़रीदा वो तो वैल्यू कम हो गई उसकी। तो बेटा ये रीज़न्स है। पहला रीज़न था कि भाई यूज़ करने की वजह से वैल्यू में गिरावट आती। दूसरा रीज़न है कि सर टाइम की गुजर जाने की वजह से वैल्यू कमी हो जाती है उसकी। आप ज़्यादा इस्तेमाल करें या कम करें, कोई लिमिटेड टाइम है, एक लाइफ है किसी चीज़ की, 5 साल 10 साल आप बैठे रखे रहेंगे, फिर धीरे धीरे उसकी ख़त्म हो जानी है। तीसरा सिचुएशन है सर एक्सीडेंट हो जाना, मतलब किसी चीज़ का टूट फूट जाना, ख़राब हो जाना। और चौथा ऑब्सोलेशंस। इसका मतलब है कि मार्केट में अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, मार्केट में उससे बेहतर प्रोडक्ट अगर आ जाए तो बताइए पहले वाले प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन इसे कहते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। और एसेट्स डिक्रीज होने की कुछ रीजंस मैंने आपके सामने रख दिए। बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं सर? अब आपको ये समझना है कि सर ये डेप्रिसिएशन जो है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे। देखिए होता क्या है कि अकाउंटिंग कहता है कि आपको ना अकाउंटिंग में 2 चीज़ें हैं जो बारीक आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि एक एसेट्स होता है और एक एक्सपेंस होता है।
आपने किसी एसेट्स को 1 अप्रैल 2020 में कोई एसी आपने ख़रीदी थी बेटा, वो 10 लाख रुपए की, यो सॉरी 10 नहीं 30,000 ले लेते हैं, चलो कितनी खरीदी थी आपने? 30,000 की। आपने एसी 1 अप्रैल 2020 में ख़रीदी थी, 1 साल और फिर उसके बाद, तो बेटा ये 1 साल गुजर जाने के बाद क्या इस एसी को आपने 1 साल यूज़ किया कि नहीं किया? क्या अभी नेक्स्ट ईयर भी यूज़ होगा? उससे आगे भी होगा? किसी से मैंने पूछा भाई साहब ये कितना चल जाएगा, जिससे मैंने ख़रीदा था, तो कंपनी ने बोला है कि ये कम से कम 5 साल तो चलेगा, 5 साल तो चल जाएगा, ऐसा उन्होंने एक एस्टिमेटेड वैल्यू बता दिया। मुझे एक बात बताओ, ये 30,000 रुपये का एक्सपेंस मैं फर्स्ट ईयर में लिख दूँ, सेकेंड ईयर में लिखूँ, थर्ड ईयर में लिख दूँ, या फोर्थ ईयर में लिख दूँ, या फिफ्थ ईयर में, कौन सी ईयर का एक्सपेंस है ये? सब में डिवाइड करेंगे। वेरी गुड बेटा, ये पहले साल का तो एक्सपेंस है ही नहीं भाई। एक्सपेंसेस हम उसे कहते हैं जिस चीज़ का हम बेनिफिट ले चुके हैं। क्या हमने 30,000 का बेनिफिट ले लिया? नहीं लिया। तो बेटा ये पूरा 30,000 रुपये फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस नहीं हुआ, लेकिन 1 साल के इस्तेमाल की वजह से क्या अभी भी इसकी वैल्यू वही रहेगी? मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, एक लमसम वैल्यू ले लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर में जब मैंने साल के एंड में चेक किया तो इसको कितने का कोई ले सकता था, उसके बाद कितने का ले सकता था, उसके बाद सर फिर, और फिर एंड में भी इसको कबाड़े में भी अगर बेचते तो 1,000-2,000 रुपये का बिक जाता, ऐसा मान के चलते। ठीक है सर, तो बताइए अभी 30,000 से इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर? तो अभी कितना इस्तेमाल हो गया? ये 5,000 रुपये इस ईयर का एक्सपेंस है ना? समझ रहे मेरी बात को? तो अकाउंटिंग क्या कहता है कि जिस ईयर का जो एक्सपेंस हो उसको उसी साल में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगले 5 सालों का एक्सपेंस इकट्ठे 30,000 आपने फर्स्ट ईयर में लिख दो, ये भी गलत है। ऐसा भी नहीं हो सकता ये 30,000 को उठा के लास्ट ईयर में जाके लिख दीजिए, ये भी गलत है। आपको उसको प्रोपोर्शनेटली इसको बांटना पड़ेगा हर साल में। समझ में आई बात? इसको हर साल में डिवाइड करना पड़ेगा इस एसेट्स की वैल्यू को। तो जो भी एसेट्स हम लोग खरीदते हैं बेटा, वो एक्चुअली में होता तो एक्सपेंस ही है, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सपेंस की कैटेगरी में जाता है, इकट्ठे नहीं जा सकता एक्सपेंस में। हम उसे एसेट्स मानते हैं क्योंकि उससे बेनिफिट लेना अभी बाकी है। जितना बेनिफिट लेते जाते हैं वो किस में चला जाता है? एक्सपेंस में। तो हर साल का एक्सपेंस, इस साल का एक्सपेंस कितना है बताओ तो बेटा? 5,000। इसे हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन। यहाँ पे कितना है? ये भी डेप्रिसिएशन। यहाँ पे सर 10,000 डेप्रिसिएशन, यहाँ पे 5,000। इस तरीके से ये डेप्रिसिएशन कहलाएगा। अब सवाल ये है कि सर जब मैं एसेट्स खरीदूंगा तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि इस साल का एक्सपेंस कितना है, इस साल का कितना है, इस साल का कितना है? तो इसके लिए आपको इस सिलेबस में 2 मेथड दिए गए हैं कि हर साल कितना कितना आप वैल्यू को डेप्रिशिएट करेंगे, कितनी कितनी वैल्यू को आप एक्सपेंस में लिखेंगे। इसके हमारे पास 2 मेथड होते हैं। समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर है डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन एक वो वैल्यू है जिसको हमें एक्सपेंस में लिखना होता है जितना हमने उसका बेनिफिट किसी एसेट्स का हम लोग ले चुके हैं। ये जितना बेनिफिट, जितना वैल्यू उसका डिक्रीज हो चुका है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं बेटा? एक्सपेंसेस में लिख रहे होते हैं। समझ में आई बात? यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप ख़रीदेंगे तो उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू होगी। आप मोबाइल ख़रीदेंगे तो ऐसा नहीं कि भाई वो ज़िंदगी भर चलेगा। एक अनलिमिटेड लिमिटेड लाइफ तो है, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो जो भी आप वैल्यू पे कर रहे हैं किसी एसेट्स के लिए, वो अगर 10 साल चल रहा है तो आप ये मान सकते हैं ना कि हर साल उसका थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मिलता जाएगा। इकट्ठे पहले साल में तो सारा बेनिफिट नहीं लिया गया। तो जितना बेनिफिट आप हर साल ले रहे हैं उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। समझ गए? जितना बेनिफिट आप ले रहे हो उसको आप क्या मानेंगे? एक तरीके से डेप्रिसिएशन। भाई उस एसेट्स को इस्तेमाल करके उस साल आपने रेवेन्यू भी तो जनरेट कर रहे हैं आप, तो उस रेवेन्यू के एवज में आपको एक्सपेंसेस भी लिखना है। आप सारा का सारा वैल्यू तो एक्सपेंस में नहीं लिख सकते ना। समझ में आ गई बात? यहाँ तक तो आगे बढ़ जाए जी। तो परचेज अकाउंट में नहीं डालते सर। मशीन खरीदते मशीन अकाउंट में जाता है, स्टॉक खरीदते हैं तब परचेज अकाउंट में जाता है, और परचेज एक्सपेंस होता है। यहाँ मशीन कहाँ जाएगा? एसेट्स के अकाउंट में जाएगा। चले आगे।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये बात समझी है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम क्यों हो रही होती है, ये है डेप्रिसिएशन से सिर्फ, और इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं समझा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। चलो जी, अब आगे आते हैं कि सर ये जो हर साल का जो टेंशन है कि हर साल कितनी कितनी वैल्यू डिक्रीज होगी, ये कैसे हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो किसी भी एसेट्स की कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है उसको तीन बेसिस पे, तीन चीज़ों के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो बेटा वो तीन चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है किसी भी एसेट्स का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, अगर आपको कॉस्ट ऑफ एसेट्स मालूम है। दूसरी बात इसकी स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू के लाइफ के एंड में कितने का ये बिक सकता है। और तीसरा पॉइंट है बेटा एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ। ये तीन चीज़ों के बेसिस पे, इन तीन चीज़ें के बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट जो होता है बेटा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ। ये आप भी जनरली निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूँ। आप कुछ कह रहे थे बेटा? मार्केट में बेहतर जब क्वालिटी या बेहतर प्रोडक्ट आ जाता है उसे कहते हैं। तो नज़र चुरा के क्यों पूछ रहा है सवाल? इधर देखना सामने। देखिए इधर देखो, लाइन नहीं लाइफ। अच्छा तो नोट मत कर बेटा, पहले समझ ले। नोट करने के लिए मैं टाइम देता हूँ अलग से। मैंने आपसे क्या कहा कि जो आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो तीन फैक्टर्स हैं, तीन चीज़ों के बेसिस पे आप निकालते हैं जनरली। ये तीन फैक्टर्स हैं। पहला क्या है, जिसे इसे कहते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन के कौन से फैक्टर्स पे बेसिस पे आप कैलकुलेट कर रहे होते। कॉस्ट ऑफ एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ। अब इसके मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। मान लीजिए सर कोई मोबाइल, आपने एक जनरल मोबाइल ले रहा हूँ मैं आपके एग्जांपल में, कि सर आपने एक मोबाइल परचेज़ किया जिसकी कीमत ना 10,000। तो हमने दुकानदार से पूछा भाई साहब ये कितना चल जाएगा, क्या वो परफेक्ट बता सकता है? तो उसी को कहते हैं एस्टिमेट लगाना, एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड लाइफ उसका बताया उसने कि सर ये 5 साल चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी हम बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 साल तो आप बेफिक्र होकर चलाओ। और 5 साल में भी अगर इसको आप बेचना भी चाहोगे तो ये कबाड़े में भी ना कम से कम आपका ये 2,000 का तो बिक जाएगा। ना बिके तो मुझे ही दे जाना, मैं ख़रीद लूँगा। दुकानदार कई बार ऐसे डायलॉग मार देते हैं। तो ये तीन चीज़ें। अब मुझे एक बात बताइए, आपने चीज़ कितनी खरीदी थी बेटा? अब ये 10,000 में एट द एंड, लाइफ के एंड में ये कितने का मिल जाएगा आपको वापस? 2,000 तो आपको रिटर्न मिल जाएगा ना। कितना बच गया? तो आप फाइनली कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उस मोबाइल के लिए? 8,000 ही तो कर रहे हैं। 2,000 तो आपको बाद में मिल ही जाने हैं। 8,000 रुपये जो आपका है, वो 8,000 रुपये का जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसका बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा सर? कितने साल तक? 5 साल तक। तो हर एक साल का बता सकते हैं कितना आएगा। तो बेटा आप कैसे निकालेंगे इसको? 10,000 में से पहले मैंने 2,000 हटा दिया, कितना बचा सर? और 8,000 को कितने से डिवाइड कर दूं? 5 से। तो 8,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा सर? 1600। 1650 क्यों आएगा? 1600 ही तो आएगा। 1600 पर ईयर आपको कितने का बेनिफिट मिलने वाला है सर? 1600 पर ईयर का। यानी यही 1600 पर ईयर आपकी डेप्रिसिएशन। बात समझ में आई? तो ये डेप्रिसिएशन आप लोग जनरली निकालते भी हैं किसी चीज़ को। आपसे खुद भी बोला जाए कि ये चीज़ आप ले रहे हो ये 5 साल चलेगा, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि 5 साल चल रहा है, इसका मतलब 10,000 रुपये अगले 5 साल के लिए अगर मैं पे कर रहा हूँ तो 2,000 का बेनिफिट हर साल मिल रहा है मेरे को उससे। वो जो 2,000 का बेनिफिट मिल रहा है जिसको आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, वही तो डेप्रिसिएशन कहला रहा है। समझ में आई बात? तो डेप्रिसिएशन के लिए किन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है बेटा कैलकुलेट करने के लिए? कॉस्ट ऑफ एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ।
समझ में आई बात? ठीक है जी। अब आते, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर हम बात करें। क्या कहा आपने सर? इस सिचुएशन में हर साल का सेम आएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास दो मेथड्स हैं, कैसे करते हैं वो आगे बात करेंगे हम लोग। हमने भी बात करी फैक्टर्स की, किसके बेसिस के ऊपर कैसे हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, किन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में। अगर ये तीन चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो इसका मतलब उस चीज़ के डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कहा जाता है कि डेप्रिसिएशन जो है बेटा, लैंड जो होता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कभी कैलकुलेट नहीं होता। लोग कहते हैं कि नहीं, लैंड की तो वैल्यू हमेशा बढ़ती है इसलिए कम नहीं होता। ऐसा नहीं है, इसमें ना ये तीन चीज़ों में ना एक चीज़ मिसिंग है। लैंड का हमें ये तो पता रहता है कि कितने की खरीदी गई, कॉस्ट ऑफ एसेट्स तो हमें मालूम है, हमें ये पता है कि कितने का बिक सकता है, स्क्रैप वैल्यू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्क्रैप वैल्यू तो निकालोगे तब जब आपको पता रहे एस्टिमेटेड लाइफ, और लैंड की एस्टिमेटेड लाइफ तो कुछ है ही नहीं, अनलिमिटेड है भाई। उसमें आप कैसे डिफाइन करेंगे कितने साल तक का चलेगा? इसलिए लैंड को हम डेप्रिसिएशन, कभी भी लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। समझ में आई बात? अब बात कर रहे हैं हम लोग कि सर कौन से मेथड है, कैसे पता करें कि कितनी वैल्यू का डेप्रिसिएशन हर साल हमारे एसेट्स पे लग रहा है। ये मैनेजमेंट अपने अपने हिसाब से अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दो मेथड्स हमारे पास हैं, अगर उसको फॉलो करना चाहते हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कभी अकाउंटिंग आप कर रहे हैं इस वजह से कि भाई इनकम टैक्स में कोई रिपोर्ट को आपको सबमिट करना है, तो इनकम टैक्स ने हर एसेट्स के लिए अपने डेप्रिसिएशन के स्केड्यूल पहले दे रखे। अगर उनके पास लिस्ट, आप उनके पास ना, आपकी बिल्डिंग आप जैसे डेप्रिसिएशन लगाना है लगा लीजिए, आपका कंप्यूटर है आपको 10% वैल्यू कम करनी, 10% करिए, 25 से 25% मान लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनकम टैक्स ने अपना एक स्लैब रेट अपना दे रखा है कि भाई ये जो एसेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए। जब मेरे पास आप हिसाब करके लाओगे तो मेरे रेट के हिसाब से लेकर आओगे, तो उनको फैक्टर्स में कंसिडर करना पड़ेगा हमें। खैर, अभी आते हैं हम लोग सिलेबस के हिसाब से। मेथड फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि किसी एसेट्स की वैल्यू जो गिर रही है उसको कैलकुलेट करने का, कितना वैल्यू गिर रहा है उसे कैलकुलेट करने के मेथड्स। बेटा ये कई सारे मेथड्स होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो है। सिलेबस में हमारे पास सिर्फ कितना है? दो है। ग्रेजुएशन में या सीए में जाएंगे तो 7-8 मेथड मिल जाएंगे आपको। तो पहले मेथड का नाम है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी का दूसरा नाम होता है बच्चे इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। तीसरा नाम होता है इसका सर फिक्स्ड रेट मेथड। इसे नोट करते जाइए साथ साथ में आप लोग। दूसरा मेथड है बेटा, उसका नाम है रिड्यूसिंग या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। थर्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये तीन नाम से जाने जा रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड रेट मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या फ़र्क है, कैसे होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, इस बात को हम समझेंगे। लेकिन इसमें आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है ऑलवेज इक्वल। इसमें डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होती है बेटा, इसमें डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है।
फिक्स्ड होता है, या आप ऐसा कह सकते हैं इक्वल रहता है एवरी ईयर, हर साल। ठीक है जी। और इस मेथड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें डेप्रिसिएशन जो है बच्चे चेंज होता रहता है, चेंज होता है बेटा। इसके अंदर क्या चेंज होता रहता है सर? इसमें ना वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ना हर बार रिड्यूस होता जाता है, कम होता चला जाता है। इसमें फिक्स नहीं रहता, रिड्यूस होता जाता है हर साल, एवरी ईयर। सर इसमें जो मेथड है इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट्स। एसेट्स की जो कीमत है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। इस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट ऑन बुक वैल्यू, कैलकुलेट ऑन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। इन दोनों में फ़र्क है, अभी हम समझेंगे इसको कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। कर लिया सर, नोट कर लिया? चलो अब मैं इसको समझाता हूँ ज़रा। देखो बेटा, ध्यान देना इधर। देखिए मान लीजिए कि हमने दो मेथड चुना, एक है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है हमारे पास WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और यहाँ पे ना मैंने आपको दिया कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कि जो मशीन हम खरीद के लेकर आ रहे हैं बेटा उसकी कीमत है 10 लाख रुपए। कितनी कीमत है बेटा? मैं आपसे कह रहा हूं कि सर डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन जो है आपको कैलकुलेट करना है, और डेप्रिसिएशन जो है बेटा ये 10% है। कितना परसेंट है सर? 10% पर एनम है। तो 10% पर एनम जो आपके पास कितना वैल्यू दिख रहा है आपको? बोलिए सर। 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। कितना आएगा बेटा बच के वैल्यू? ये जो कॉस्ट में से जब डेप्रिसिएशन माइनस होने बाद जो वैल्यू आ रही है ना बेटा, उसी को हम लोग कहते हैं बुक वैल्यू। क्या कहते हैं? बुक वैल्यू का मतलब होता है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। तो भाई पहले जो हिसाब था वो कितना लिखा गया होगा? 1 लाख रुपए हिसाब किताब में। बाद में वो हिसाब किताब में कितना आ जाएगा? 9 लाख रुपए। 10 लाख की जगह कितना आ जाएगा सर? नेक्स्ट ईयर फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, बताइए तो ज़रा। डेप्रिशिएट। ये नेक्स्ट ईयर, ये हमारा, जैसे मैं आपसे कहूँ, ये हमने ख़रीदा था जिस ईयर में, उसके 1 साल यानी 12 महीने कंप्लीट हो जाने पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया। आप इसकी डेट लेके चले, ये मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2020 है, तो ये डेट है 1 अप्रैल 2021। फिर से मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ सर, वो डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। 10% 9 लाख का लगाएंगे, कितना आएगा? बस यही ध्यान रखना है। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि डेप्रिसिएशन आपको बुक वैल्यू का नहीं निकालना, आपको डेप्रिसिएशन किसका निकालना है? कॉस्ट प्राइस का। देखो आपने क्या लिखा है स्ट्रेट लाइन में, देखो ना, आपने लिखा था ना, किस पे निकालेंगे डेप्रिसिएशन? तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है? तो बेटा 10 लाख का 10% फिर से कितना आएगा? 1 लाख। कितना बच गया बेटा? ये 8 लाख। इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप फिर से क्या बोलेंगे? नेक्स्ट ईयर की क्या हो जाएगी ये? बुक वैल्यू। बेटा ये डेट क्या होगा बोलिए तो ज़रा इसमें भी? 1 अप्रैल 2022। 1 साल और लेता हूँ मैं।
ये देखिए नेक्स्ट ईयर फिर से इस एसेट्स को अगर आपने यूज़ किया तो बताइए इस एसेट्स की वैल्यू फिर से कम हो जानी है सर 10% पर एनम। इस बार 10% फिर से किसका कैलकुलेट करेंगे आप 10 लाख का ही। कितना आएगा बेटा, कितना बच गया बताइए। वेरी गुड, समझ में आई बात। इसे क्या बोलेंगे बताएंगे, इससे आप बोलेंगे सर बुक वैल्यू। और ये डेट क्या होगी बेटा 1 अप्रैल 2023। अब आते हैं सर, अगर इसी हिसाब किताब को डेप्रिसिएशन अगर मैं WDV मेथड से निकाल रहा होता तो वो क्या कहता है, WDV कहता है कि जब डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा बुक वैल्यू पे करेंगे। बुक वैल्यू मतलब जो उस ईयर में हिसाब किताब में लिखा हुआ वैल्यू है उस ईयर के हिसाब से। जैसे इस ईयर में जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कितने पे निकालेंगे आप 10 लाख पे, तो 10 लाख का 10% कितना आता है सर 1 लाख, तो बचेगा कितना ये 9 लाख। समझ में आई बात। नेक्स्ट ईयर ध्यान से समझेंगे, डेप्रिसिएशन कहता है कि जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे WDV मेथड से तो कौन सी वैल्यू पे निकालेंगे आप। इस बार बुक वैल्यू कितनी है 9 लाख का 10%, तो बेटा ये 90,000 रुपये आएगा। कितना है सर, फिर 10% आप निकालेंगे कौन सी वैल्यू पे बुक वैल्यू पे, ये कितना आएगा सर 81,000। कितना हो जाएगा ये बच्चे, ये बात समझ में आई। दोनों मेथड में डिफरेंस समझ में आया। तो क्वेश्चन में आपको ये बताया गया होगा, आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। क्वेश्चन बताता है कि आपको स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है क्वेश्चन बनाते वक्त, या आपको क्या फॉलो करना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करना है। अब रिटन डाउन वैल्यू मेथड में देखिए हर बार डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है बेटा, बोलो बच्चे, डेप्रिसिएशन कम हो रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या है वो की सेम का सेम है। समझ में आ रहा है, इसलिए इसका नाम है फिक्स्ड। समझ में आ रही बात। फिक्स रेट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से कहते हैं। इसमें रिड्यूस होता जा रहा है 1 लाख से 90,000 से 81,000, इसे कहेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये मैंने आपको सिखाया सिर्फ डेप्रिसिएशन में डिफरेंस समझने के लिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड में कैसे अलग होता है। अब जो बात आपने यहाँ पे पढ़ी, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे मैंने लिखवाया आपको, यहाँ पे देखिए बेटा, स्ट्रेट लाइन, इक्वल इंस्टॉलमेंट और फिक्स, समझ में आ गया होगा तीनों का नाम सेम क्यों है। इसमें डेप्रिसिएशन जो है हर बार क्या होता है बेटा फिक्स्ड होगा, या क्या हो सकता है इक्वल, हर साल ऐसे ही चलेगा। और ये किस पे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पे, और ये एट द एंड जाके इसकी वैल्यू एसेट्स की क्या हो जाएगी, इसमें कभी भी जीरो नहीं होगा, कि जितना भी वैल्यू होगा चाहे 5 भी आ जाए तो 5 का 10%, 3 आ जाए तो 3 का 10% ही तो जाएगा, हर बार कम होगा। इसमें बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा और ये ईयर के एंड में कभी भी जीरो नहीं होता है। समझ में आई बात यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं सर। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नोट करिए बेटा ऐसे, ये 729 ही आएगा ना, ठीक। चलिए कोई बात, कहीं गलती हो जाए गुरुजी बता दिया करो। हाँ जी सर। तो मेथड दो अलग क्यों है फिर, जब दोनों से सेम ही आना था तो फिर मेथड क्यों होता है एक। जब ऐसा है तो बताना मुझे कहाँ पे आते हैं। नहीं यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे दो मेथड्स अलग अलग ही कैलकुलेट करने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ पे ये है कि वैल्यू अलग अलग, हाँ हाँ दोनों अलग चीज़ है यार, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, दोनों एक नहीं है। अगर हम इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो इसके हिसाब से एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसमें नहीं होती है। पर एनम 10% के बाद मैंने पर एनम लिखा सर।
ये WDV दोबारा बता दूं सर, WDV में आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो परसेंटेज या जितना भी डेप्रिसिएशन आप निकाल लेंगे हमेशा बुक वैल्यू पे निकालेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम में जो डेप्रिसिएशन था आपके पास कितना एसेट्स है बताइए। तो अभी आप ये मान के चलिए ये तो है ही नहीं, आपके पास एसेट्स की वैल्यू कितनी है सर? 10 लाख का 10% कितना आएगा सर? 1 लाख रुपए माइनस करने बाद जो वैल्यू आ गई वो नेक्स्ट ईयर की वैल्यू हो गई हमारे लिए, क्योंकि हर साल वैल्यू कम हो रही है ना, तो नेक्स्ट ईयर में वैल्यू अब कितनी की हो गई है? 9 लाख। इसे कहते हैं बुक वैल्यू। अगली बार जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे आप? 9 लाख। मतलब ये डेप्रिसिएशन हमने इस पे कैलकुलेट किया था, ये वाला हम इस पे कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम ये इस पे करेंगे और आगे भी चलेगा तो इसी पे चलता जाएगा। चलिए, ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दो मेथड है आपके सिलेबस में, दो ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं और बड़े जेन्युइन मेथड होते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर या मतलब ज़्यादा चलता कौन सा है? तो इनकम टैक्स जो है हमेशा WDV मेथड को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं जब हमारे पास हिसाब करके आएंगे ना, तो आप कौन से मेथड से करके आएंगे? आप अपनी अकाउंटिंग जैसे कर रहे हो कर लीजिए, लेकिन मेरा हिसाब बनाएंगे तो WDV मेथड से ही बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आते हैं वापस कि सर हमने ये समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन निकालते कैसे हैं। अभी ये बताइए कि डेप्रिसिएशन निकालने की ज़रूरत क्यों है? पहला रीज़न तो मैंने बताया था एक्सपेंस को पता करने की, लेकिन ये भी क्या ज़रूरत है? हमने AC खरीद ली, हमने फ्रिज खरीद लिया, वॉशिंग मशीन खरीद ली, अब हर साल कितना वैल्यू कम हो रहा है, इससे क्या मतलब है? इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या कंपनी को? सर इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब ध्यान से समझना क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या इम्पॉर्टेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, आप ये समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव फॉर अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है सर? ध्यान से समझना बेटा, पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि सर हमें ना करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अगर फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट या फिर लॉस को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन का पता होना ज़रूरी है। अब एक बात बताओ, मान लीजिए कि आपने कोई मशीन खरीदा है, ज़ेरॉक्स मशीन। अब उसकी लाइफ है सर 5 साल या 10 साल की कोई लाइफ है, और आप जो पेपर आप उसमें लगा रहे हैं उसकी कीमत आपको पता है कि 30 पैसे के पेपर है, बिजली का बिल जा रहा है, यहाँ पे लेबर है, एम्प्लॉई है, उसके खर्चे निकालने हैं मुझे, तो आप ये सब माइनस कर दोगे। अब एक बात बताओ, 5 साल के अंदर अंदर धीरे धीरे वो मशीन ख़राब हो रही होगी सर। मशीन आपने 1 लाख से 1.5 लाख की मशीन ख़रीदी थी, तो मुझे एक बात बताइए कि जो आप प्रॉफिट लॉस निकाल रहे थे, क्या उसमें डेप्रिसिएशन को काउंट किया था आपने? नहीं समझ पाए होंगे आप, फिर से ध्यान से देखना बेटा। इधर देखो, पहले मान लीजिए एक छोटा सा और एग्जांपल देते हैं कि सर मान लीजिए कि मैं ना किताब को उठा के लाता हूँ पुरानी दिल्ली से और यहाँ पे लाके मैं बेच रहा हूँ। पुरानी दिल्ली से बुक खरीद के ला रहा हूँ और यहाँ पे लाके मैं सेल करता हूँ। सर जो मैं पुरानी बुक्स दिल्ली से लेके आ रहा हूँ बुक, उस बुक को मैंने कितने का ख़रीदा सर? टोटल बुक्स मैं ख़रीद के लाया हूँ 1000 रुपये का। मैंने पेट्रोल पे खर्च किए हैं, पेट्रोल पे खर्च किए हैं सर 200 रुपये। अब ये टोटल कितने का पड़ा? वेरी गुड। मुझे बताइए इसे मैंने 1300 में बेचा, फ़ायदा है नुकसान है सर? कितने का? बिल्कुल सही है ये। अब ये मेरे हिसाब से नहीं, ये गलत है कि ये कौन सा तरीका सर प्रॉफिट निकालने का? जब आप गए थे आपने बुक पे खर्च किए, आपने जोड़ लिया, आपने पेट्रोल पे खर्च किया, आपने जोड़ दिया, लेकिन आप बाइक से गए थे तो बाइक भी इस्तेमाल हो रहा है, उसकी भी तो वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, उसको कौन लेगा? ऐसे तो आप हमेशा ये 10-10 100-100 रुपये कमाते रहेंगे और पता लगा ये लाइफ में बाइक से 5 बार ही जा सकता था पुरानी दिल्ली, तो 50,000 का नुकसान तो ऐसे ही हो जाएगा। आपको ये भी तो दिमाग में रखना पड़ेगा ना सर।
जो एसेट से आप जा रहे हैं, जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी भी तो वैल्यू कम होगी, वो भी तो इस्तेमाल हो रहा है, उसको भी तो निकालना पड़ेगा। तो हमने पता लगाया कि भाई हमारा हर साल में जो डेप्रिसिएशन है, जो बाइक की डेप्रिसिएशन है, अगर 50,000 की बाइक खरीदी, उसकी लाइफ 10 साल है, तो हर साल 5-5 हज़ार का लॉस ये भी तो हो रहा है। तो एक साल में जितना भी टोटल सेल्स होगा, एक साल में जितनी भी कॉस्ट आएगी, उस प्रॉफिट में से मुझे लास्ट में क्या माइनस करना पड़ेगा सर? बताओ, बिना इसके प्रॉफिट निकालना ज़्यादा बेहतर रहेगा या इसके बाद प्रॉफिट निकाला जाए? समझ में आई बात? तो डेप्रिसिएशन, अगर करेक्ट प्रॉफिट लॉस चाहिए तो डेप्रिसिएशन का निकालना, पता करना ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए मैं प्रॉफिट लॉस निकाल रहा हूँ, तो मुझे एसी का भी डेप्रिसिएशन, फ़ैन का भी डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर का भी डेप्रिसिएशन, प्रोजेक्टर का भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से इसका डेप्रिसिएशन को भी माइनस करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल 5 साल के बाद ये ज़ीरो हो जाएंगे, दोबारा से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन सब में करना पड़ेगा ना सर। तो ये भी तो खर्चा हो रहा है जो दिख नहीं रहा है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब होती है बेटा? क्या सही करने के लिए? सही प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। बात समझ में आया? ये बात नहीं समझ में आई अब्दुल्ला? अब मैं दोबारा कैसे समझाऊं इसको? हाँ सर, मैं आपसे ये कह रहा था कि मान लीजिए कि मैंने बाइक ली है और बाइक से मैं आना जाना कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ बुक की कीमत, पेट्रोल ही जोड़ना चाहिए, या बाइक पे जो खर्चे हो रहे हैं, बाइक की भी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, उसको भी खर्चे में मानना चाहिए था? मानना चाहिए था ना। इससे पहले की कैलकुलेशन में हमने नहीं लिया था, लेकिन वो हमें टोटल डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ना चाहिए। किस चीज़ के लिए? सही कॉस्ट को पता करने के लिए, कितना एक्सपेंस हुआ है। ये भी एक तरीके का बड़ा एक्सपेंस है और ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है सर। किसी भी जगह पे, कई जगह पे ऐसा होता है 10-10, 20-20 एसी लगी रहती है, फर्नीचर लगे रहते हैं, मशीनरीज लगी रहती हैं, और फिर जाके प्रोडक्शन। आप लोग क्या करते हैं, किसी का प्रोडक्शन आप देख रहे होंगे तो जनरली क्या देखते हैं प्रोडक्शन में, कि भाई अगर कोई बर्गर दे रहा है तो हम तो सिर्फ बर्गर के कॉस्ट देख लेते हैं कि इसमें ये जुड़ा हुआ, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। जबकि उसने फर्नीचर लगाया, उसकी भी तो वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही होगी। उसने जो अंदर मशीनें वगैरह ले रखी हैं, उसकी भी वैल्यू क्या हो रही होगी? डेप्रिशिएट हो रही है। उसकी भी तो लिमिटेड लाइफ होगा ना सर, तो उसके लिए भी तो खर्चे निकालेगा इसी से ना वो। तो ये डेप्रिसिएशन की, सही डेप्रिसिएशन अगर रहेगा तो आप करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को पता कर सकते हैं। क्लियर है? पहला रीज़न कि क्यों हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। दूसरी वजह पे आते हैं सर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे नज़रों में है वो है फंड फॉर रिप्लेसमेंट। देखो, आप अपने घरों में जनरली देखना, वॉशिंग मशीन है या मिक्सी है या और टीवी है, ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो एक बार ख़राब हो जाए तो फिर क्या होता है, बस 5 मिनट में अगले दिन ही नया आ जाता है खरीद के। क्या होता है सर? रिपेयर मान लीजिए नहीं हो सकता, अब क्या करते हैं? सेम डे। भाई मेरे घर में तो नहीं होता, आपके घर में होता है ऐसा? जनरली क्या होता है, अब वॉशिंग मशीन मान लीजिए 20,000 का, तो आदमी कहता है यार रुक जा, अभी देखते हैं, कुछ दिन के बाद लेते हैं। चलो ये घर का सिस्टम है, घर में मैनेज हो जाएगा। लेकिन एक कंपनी मान लीजिए फोटोकॉपी की 10 मशीनें 8 साल हो गए यूज़ करते करते, अब वो ख़राब होने वाली हैं और एक दिन ख़राब हो जाए तो क्या दुकानदार ये सोच लेगा चलो ठीक है कुछ दिन काम चलाते हैं, ऐसे ही चल पाएगा? उसे नई मशीन चाहिए ना। अब वो नई मशीन 1-2 रुपये की तो आती नहीं है। आपने घर में तो ये फेस किया ही है, 1-2 रुपये की चीज़ें तो आती नहीं कि नहीं चलो जी दोबारा लेके आ जाते हैं, दोबारा लगा लेंगे। उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। कई तो ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे करोड़ों रुपए की मशीन लगी हुई है सर। अब वो अगर एक बार ख़राब हो जाए, उसने यूज़ किया, आपने 8-10 साल यूज़ किया, लेकिन अचानक से ख़राब हो जाए तो क्या घर में 1 करोड़ रुपये रखा होगा कंपनी ने? समझ पा रहे मेरी बात को? तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि मान लीजिए मैंने एक मशीन ख़रीदा, वॉशिंग मशीन ख़रीदा, दुकानदार से पूछा भाई साहब कितने साल चलेगा? ध्यान से सुनना बेटा इसको। दुकानदार ने बोला भाई जी ये ना 10 साल चल जाएगा ये वॉशिंग मशीन। 20,000 का वॉशिंग मशीन था, कितने साल चलेगा सर? तो हर साल कितने का बेनिफिट मैं उठा रहा हूँ उस मशीन से? 2,000। तो मुझे हर साल की इनकम में से 2,000 रुपये क्या करना चाहिए था?
निकाल के साइड रख देना चाहिए था कि जैसे ही 8 साल 10 साल 6 साल हो जाएगा तो मेरे पे कुछ फंड इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। फिर अगर मशीन ख़राब भी हो गया तो उसको कबाड़े में भी बेच के कोई वैल्यू आ जाएगी, 6,000 8,000 पहले से भी इकट्ठा रहेगा और हम एक नया मशीन दोबारा ले सकते हैं। तो कंपनी यही करती है, जो भी वो कमाती है ना, उस कमाई में से एक हिस्सा किसके लिए रखती है, किस नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से रखती है। किस नाम से रखती है बेटा? और वो डेप्रिसिएशन किस वजह से हो रहा होता है? फंड फॉर रिप्लेसमेंट। वो फंड इकट्ठा हो रहा है। मान लीजिए मैंने एसी यूज़ किया, ये प्रोजेक्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ, प्रोजेक्टर की लाइफ होती है 1 ईयर, 1 साल के बाद आपको जाके फिर से उसमें खर्च करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, हर महीने जो भी कमाई हो रही है उसमें से थोड़ा पैसा निकाल के किस नाम से रखना चाहिए सर? डेप्रिसिएशन। किसके डेप्रिसिएशन? तो जितना डेप्रिशिएट हो रहा है एक्चुअल में मैं उतना फंड इकट्ठा कर रहा हूँ। जितनी वैल्यू मेरे दिमाग में आया, यार इसकी वैल्यू 500 कम हो गई, इसका मतलब 500 रुपये मुझे अलग से रखना पड़ेगा, कल को ज़रूरत पड़ेगा। और इनकम टैक्स ये अलाउ करता है बेटा। आपने 10 लाख कमाया ना, अगर मैं उसे बोलूँ 2 लाख रुपए का मेरा डेप्रिसिएशन भी है, तो वो बोलेगा ठीक है 8 लाख पे टैक्स दे दो। तो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स भी अलाउ करता है। वो कहता है कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए, अपने खर्चे में दिखाइए। ये डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो किसी को हम पे नहीं करते, सैलरी की तरह, रेंट की तरह हम किसी को पे नहीं करते, ये हम अपने लिए जमा करते हैं साइड में। बात समझ में आ रही है? तो फंड फॉर रिप्लेसमेंट, अगर ये आपके घरों में लग जाए, आपके छोटे मोटे बिजनेस में लग जाए, तो बेटा आपको कभी भी कोई एसेट्स खराब हो जाएगा ना, तो आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी काम को। कई बार कई लोगों के पास जो एसेट्स के लिए ना दूसरों से कर्ज ले लेते हैं, मोटर कार खराब हो जाए, बाइक बिगड़ जाए, नई बाइक चाहिए, अब क्या करेंगे वो? उनके लिए उसने डेप्रिसिएशन इकट्ठा ही नहीं किया था। तो डेप्रिसिएशन जितना लगता जाएगा उतना पैसा आपको साइड में अपने इनकम में से निकाल के साइड में रखना चाहिए। उसे क्या कहते हैं बेटा? फंड फॉर रिप्लेसमेंट। समझ में आई 2 बात? तीसरी सिचुएशन क्यों ज़रूरी है सर? तीसरा है लीगल प्रोविज़न। कानून कहता है सर, लीगल प्रोविज़न। कौन से कानून? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी आप स्टेटमेंट आप हमें सबमिट करेंगे, जब भी आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो वो उस प्रॉफिट में से टैक्स कैलकुलेट करेंगे जिसमें से आप क्या माइनस कर चुके हो? डेप्रिसिएशन को माइनस कर चुके हो। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कि कुछ भी, मान लो 5 लाख का आपका प्रॉफिट है, आप दिखा रहे हो 5 लाख का डेप्रिसिएशन भी। इसीलिए इनकम टैक्स ने अपने रेट खुद ही दिए कि भाई एसी यूज़ करते हो यानी 1 साल में आपका 20% का डेप्रिसिएशन होगा। आप सर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, आपका 50% का डेप्रिसिएशन हम मानते हैं। तो इनकम टैक्स ने अपना रेट खुद से दे रखा है और उतना ही पैसा आप अपने हिसाब किताब में दिखा सकते हैं खर्चे में, इससे ज़्यादा खर्चे में नहीं दिखा सकते। चले आगे। जी सर, WDV मैंने बताया तो था। इनकम टैक्स कौन से मेथड को फॉलो करता है? WDV। खैर वापस आते हैं, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि डेप्रिसिएशन की पहली बात तो समझ में आया, सही प्रॉफिट तो तभी निकाल सकते थे। दूसरा फंड फॉर रिप्लेसमेंट, तीसरा लीगल प्रोविज़न। चौथे पे आइए सर। चौथा होता है सर करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। आपको करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन अगर पता करना है तो उसके लिए डेप्रिसिएशन का पता होना ज़रूरी है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई आप अपने, जैसे मुझसे कोई बोले कि सर यहाँ पे जो भी एसेट्स है उसकी कोई वैल्यू बता दीजिए आप, तो मैंने आपको बिल दे दिया। आपको पता होगा अकाउंटिंग में तो बिल चलता है, तो मैंने एसी का बिल दिया, प्रोजेक्टर का, कंप्यूटर का, फर्नीचर का बिल दे दिया, आपने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद आपको लगा यार 2 लाख रुपए का तो यहाँ पे सिर्फ एसेट्स है, ऐसा आपने मान लिया। क्या सही मायने में वो 2 लाख का है या 2 लाख से और कम का है? आप और कम का मान के चले। अगर आप 2 लाख रुपए मान के चल रहे हैं, क्या ये 2 लाख का आपको लग रहा है? सर क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमने इसे यूज़ किया तो क्या हुआ होगा, इसको डेप्रिशिएट हुआ है। तो किसी भी बिल्डिंग को, फर्नीचर को, मशीनरी को जब आप देखेंगे तो हमेशा किस नज़र से देखेंगे? आफ्टर डेप्रिसिएशन ही देखेंगे। बैलेंस शीट में हम लोग एसेट्स लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना। बैलेंस शीट में अगर एक्चुअल वैल्यू पे एसेट्स को दिखा दूंगा तो इसका मतलब है ओवर दिखा रखा है आपने। आपने डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तब एक्चुअल वैल्यू दिखेगी आपकी। समझ में आई बात? तो इसीलिए एसेट्स में से आपको हमेशा क्या माइनस करना होता है? डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है बेटा। इसी जब माइनस करेंगे आपका तब जाके क्या निकलेगा? आपका
करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन निकले। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट, औकात पता करनी है किसी की। तो मान लो एक गाड़ी है किसी की 10 लाख की, 10 साल पहले खरीदी थी, आज वो कहता है कि भाई मेरे पास तो गाड़ी है 10 लाख का, तो क्या एक्चुअल में उसके पास 10 लाख की चीज़ है क्या? आप क्या माइनस करोगे? आप बोलोगे भाई साहब 8 लाख का तो डेप्रिशिएट हो चुका है, अभी उसकी औकात कितनी की है? सिर्फ 2 लाख की। यानी किसी भी एसेट्स, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो उसमें सही फाइनेंशियल पोजीशन तभी आप जान पाएंगे जब क्या माइनस कर चुके हों? डेप्रिसिएशन। क्लियर है ये बात? वापस से आ जाएं। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि डेप्रिसिएशन के लिए हाँ जी सर, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या था? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, और क्या रीजन है? पहला रीजन, दूसरा एफ्लेक्स ऑफ टाइम का मतलब था टाइम का गुजर जाना, तीसरा एक्सीडेंट, चौथा ऑब्सोलेशंस मतलब मार्केट में पहले से बेहतर प्रोडक्ट आ जाए, उसे कहते हैं ऑब्सोलेशंस। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मिनिमम 3 फैक्टर्स की जरूरत होती है। वो कौन से हैं बेटा? जिस चीज में इन तीनों का मिसिंग हो उसका डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं क्या? कोई भी वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू होना मतलब चाहे जीरो हो लेकिन कोई वैल्यू होनी जरूरी है। क्या लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता है? क्यों नहीं लगता? उसकी एस्टिमेटेड लाइफ नहीं है। चलिए आगे, कितने मेथड है हमारे सिलेबस में? डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए कितने मेथड्स हैं? कौन से? स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम इक्वल इंस्टॉलमेंट, तीसरा नाम, और रिटर्न डाउन का दूसरा नाम, और तीसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कौन सी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं? बुक वैल्यू पे। क्या डिमिनिशिंग में डेप्रिसिएशन इक्वल रहता है? क्या होता है बेटा इसमें? चेंज होता रहता है। और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में फिक्स रहता है। किस पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं? कॉस्ट पे निकालते हैं। क्लियर है इतनी बात? जी सर। घटता ही रहेगा ना, कम वाली वैल्यू पे तो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं हम। ठीक है सर। अब आइए ऑब्जेक्टिव की बात करें। सर हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। दूसरी चीज फंड फॉर रिप्लेसमेंट, तीसरा, चौथा, और लिख लीजिए सर पांचवा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ, किसी चीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए कि कोई चीज मैन्युफैक्चर आप कर रहे हैं तो आपने उसमें लेबर जोड़ लिया, आपने मटेरियल जोड़ लिया, लेकिन सर आपको साथ में उसमें डेप्रिसिएशन भी, अब्दुल्ला इधर, आप लेबर ऐड कर रहे हो, आप उसमें मटेरियल ऐड कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपने खर्च करी है वो तो आप ऐड करोगे ही करोगे। लेकिन अगर सही मायने में आपको किसी चीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है तो उसमें जिस एसेट्स को आपने यूज़ किया है उसका डेप्रिसिएशन भी ऐड होना चाहिए था। समझ में आई बात? कोई चीज़ अगर मैन्युफैक्चर आप कर रहे हैं तब वहाँ पे डेप्रिसिएशन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। समझ में आ गई इतनी बात? नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से करेंगे हम देखेंगे।